हेलो। मैं हूं अशोक और आपका टारगेट विद विशाल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करना। देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ये होता है अल्टरनेटिव करंट। और ये जो अल्टरनेटिव करंट होती है, इस परिपथ के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि जो धारा होती है एक बार प्लस में जाती है और एक बार ऋणात्मक मान में जाती है। तो इस प्रकार जब ये धारा प्लस में जाती है तो एक बार अपने शिखर मान को प्राप्त करती है और शिखर मान को आई जीरो से डिनोट करते हैं। और उसी तरह यही जब धारा जब नीचे आती है तो एक बार ऋणात्मक वैल्यू आई जीरो प्राप्त करती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का टी समय में पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है। अतः हम जब इसका मान निकालेंगे तो एक बार सबसे पहले अर्ध चक्र के लिए निकाल लेंगे, फिर दूसरे अर्ध चक्र के लिए निकालेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें प्रत्यावर्ती धारा का संपूर्ण चक्र का मान प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि अर्ध चक्र का मान ज्ञात कर लें। एक बार फिर से समझिएगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये अपना एक चक्र पूरा करने में टी समय लेती है और आधा चक्र पूरा करने में टी हाफ समय लेती है। और एक बार प्लस में जब यह धारा जाती है तो एक बार अपने शिखर मान को प्राप्त करती है और उसी तरह जब नीचे आएगी तो एक बार शिखर मान को प्राप्त कर लेगी। अतः आइए यहां पर समझते हैं कि हम जानते हैं आई बराबर होता है एक फार्मूला आई जीरो साइन ओमेगा टी और इसको हम कहते हैं समीकरण एक। देखिएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण होता है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। और यहां पर लिखते हैं अतः अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और इसको हम आई एम से लिखेंगे और आई एम बराबर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और औसत मान को आई एम से लिखते हैं। ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो से टी हाफ, जीरो से टी हाफ। और किसका ज्ञात करना है तो धारा का, तो यहां पर लिख देते हैं आई इंटू डी टी। और कितना समय लग रहा है तो आधा चक्र, तो यहां पर डिनोट करते हैं टी हाफ। देखिएगा फिर से, जो औसत मान होता है इसको हम ज्ञात करते हैं तो धारा कहां से कहां तक जा रही है तो जीरो से टी हाफ। और किसका ज्ञात करना है तो धारा का मान आई इंटू डी टी लिखते हैं और कितना समय लग रहा है तो टी हाफ समय लग रहा है। तो देखिएगा, यहां पर जो टी होता है उसे आवर्त काल बोलते हैं और इसका जो मान होता है टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। टी को आवर्त काल बोलते हैं और इसका जो मान होता है टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। तो यहां से देखिएगा, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये टी बाई टू है तो ये बाहर आ जाएगा तो टी 2 बाई टी और यहां पर हो जाएगा जीरो टी बाई टू और आई डी टी। तो आई का मान जो है समीकरण एक से हम यहां पर रख देते हैं तो हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। फिर से देखिएगा, टी हाफ है तो इसको हम बाहर निकाल करके लिख सकते हैं 2 अपॉन टी और धारा का मान लिखते हैं जीरो से टी बाई टू आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिएगा, यहां पर अगर टी का मान यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा टी का मान हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा और जीरो, और यहां पर भी रख देंगे 2 पाई अपान ओमेगा इंटू टू और ये हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो देखिएगा, इस प्रकार जो हमें मान है आई एम बराबर 2 अपान 2 पाई अपान ओमेगा और ये जीरो से 2 पाई ओमेगा इंटू टू आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी के रूप में प्राप्त हो रहा है। देखिएगा, यहां से 2 कट जाएगा और यहां पर भी 2 कट जाएगा। ये जो ओमेगा है अब ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा अपान पाई। देखिए,
ओमेगा ऊपर चला जाएगा और 2 कट गया, तो ये मान हो जाएगा ओमेगा अपान पाई, और यहां पर हो जाएगा 0, और यहां पर भी हमें मान मिल रहा है पाई अपान ओमेगा। देखिए पाई अपान ओमेगा, और इसको हम लिख लेते हैं उसी तरह I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहां से ये जो वैल्यू इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपान पाई इंटू I0, और ये मान हो जाएगा 0 पाई अपान ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिएगा यहां पर अब समाकलन का हम कार्य करेंगे, और साइन, ये फार्मूला होता है साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी इंटू 1 अपान ओमेगा। ये जो फार्मूला है साइन ओमेगा टी का, जब हम समाकलन करते हैं dt के पक्ष में, तो यहां से हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी इंटू 1 अपान ओमेगा, और ये जो वैल्यू है हम साइन की जगह उठा करके रख देते हैं। तो देखिएगा यहां पर जो साइन ओमेगा टी है, इसका ये फार्मूला होता है साइन ओमेगा टी बराबर माइनस कास ओमेगा टी इंटू 1 अपान ओमेगा। ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ये साइन ओमेगा टी की जगह हम रख देते हैं, तो ये मान हो जाएगा ओमेगा अपान पाई इंटू I0, और देखिएगा साइन ओमेगा टी की जगह हम लिखते हैं माइनस कास ओमेगा टी इंटू 1 अपान ओमेगा, और ये जो लिमिट है इसको हम कुछ इस तरह लगाते हैं पाई अपान ओमेगा, 0 से पाई अपान ओमेगा। तो देखिएगा ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ओमेगा अपान पाई, और ये माइनस हो जाएगा I0 इंटू ये जो 1 अपान ओमेगा है इसको भी हम बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपान ओमेगा हो जाएगा बाहर, तो यहां पर बचा कास ओमेगा टी, और ये हो जाएगा 0 से पाई अपान ओमेगा। अब देखिएगा जब लिमिट हम रखेंगे तो एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे और एक बार नीचे वाली लिमिट रखेंगे, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये नियम होता है। फिर से देखिएगा एक बार, साइन ओमेगा टी का जब हम समाकलन करेंगे तो ये फार्मूला होता है साइन ओमेगा टी बराबर माइनस कास ओमेगा टी इंटू 1 अपान ओमेगा। ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है साइन ओमेगा टी की जगह हम रख देंगे, तो ये मान हो जाएगा ओमेगा अपान पाई इंटू I0, और जब मान रखेंगे तो माइनस कास ओमेगा टी इंटू 1 अपान ओमेगा, और इसी के साथ इस लिमिट का प्रयोग करेंगे 0 से पाई अपान ओमेगा। अब ये जो वैल्यू माइनस के साथ 1 अपान ओमेगा को हम बाहर ले लिए हैं, और अंदर जो मान हो रहा है कास ओमेगा टी 0 से पाई अपान ओमेगा। अब ये जो लिमिट है एक बार इसमें हम ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, तो ये मान हो जाएगा ओमेगा अपान पाई I0 इंटू 1 अपान ओमेगा, और ये हो जाएगा कास ओमेगा, और टी की जगह जब रखेंगे तो पाई अपान ओमेगा, बीच में माइनस का प्रयोग करेंगे और एक बार नीचे वाली लिमिट का प्रयोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कास ओमेगा इंटू 0। तो देखिएगा ये हमारा ओमेगा कट जाएगा, और ये पूरा जब मान हो जाएगा हमारा माइनस I0 अपान पाई, और ये हो जाएगा, देखिए यहां से भी ओमेगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कास पाई माइनस, और ये ओमेगा का 0 में गुणा होगा तो ये मान हो जाएगा कास 0। तो देखिएगा इस प्रकार ये हमें मान प्राप्त हो रहा है माइनस I0 अपान पाई माइनस कास 0, और इसका जब मान हम लिखेंगे तो I0 अपान पाई हो जाएगा, और यहां से कास पाई का मान -1 होता है और कास 0 का मान होता है 1, तो माइनस की वजह से ये भी -1 हो जाएगा। और देखिएगा -1 और -1 और -1 -2, और ये जब माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस से आपस में गुणा होगा तो +2 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2I0 अपान पाई, और ये जो मान हमें मिल जाएगा 2I0 और पाई का मान रख दें 3.14, तो ये पूरा मान हो जाता है 0.637 I0। एक बार फिर से देखिएगा, Im बराबर -I0 अपान पाई कास पाई माइनस कास 0, और कास पाई का मान -1 होता है और कास 0 का मान 1 होता है, तो माइनस की वजह से ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 -2, और ये जो माइनस बाहर आएगा तो +2, तो 2I0 अपान पाई, और इसको हम लिख सकते हैं
2i0 और पाई का मान रख दें 3.14, तो ये संपूर्ण मान प्राप्त हो जाता है 0.637 i0। इस प्रकार अर्ध चक्र के लिए पहले अर्ध चक्र के लिए जो औसत मान है im बराबर, और ये हो जाता है 0.637 i0। और इसको हम समीकरण 2 के रूप में प्रकार मान ये हमें प्राप्त होता है पहले अर्ध चक्र के लिए, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू के लिए हमें जो मान प्राप्त हो रहा है 2i0 अपान पाई बराबर 0.637 i0, समीकरण 2 के रूप में इसको हम लिख दे रहे हैं। अब इसी तरह अगर निचले अर्ध चक्र के लिए मान ज्ञात करें तो ये मान हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं दूसरे अर्ध चक्र के लिए, और ये जो वैल्यू हो जाएगी im बराबर 2i0 अपान पाई। देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू प्लस थी, अतः हम प्लस लेकर के चल रहे थे। अब नीचे वाली वैल्यू ऋणात्मक है, तो उसकी वजह से यहां पर जो मान है माइनस में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये बराबर हम लिख सकते हैं -2i0 अपान 3.14, और ये जो पूरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा -0.637 i0, और इसको समीकरण 3 कह देते हैं। तो देखिएगा दूसरे अर्ध चक्र के लिए जो मान हमें प्राप्त होता है im बराबर, नीचे होने के कारण हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, -2i0 अपान पाई बराबर -2i0, और पाई का मान रखते हैं 3.14, और जो संपूर्ण मान है -0.637 i0 के रूप में प्राप्त होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करिए, तो यहीं पर हम करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात करिए, तो यहां पर एक लाइन और बढ़ा लेंगे कि संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और ये हो जाएगा पूरा मान कि ऊपर वाली जो वैल्यू है -2i0 अपान ये वाली जो वैल्यू 2i0 अपान पाई, और यहां पर लगा देंगे -2i0 अपान पाई, और ये जो वैल्यू दोनों है आपस में देखिएगा, ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, और इस प्रकार ये दोनों वैल्यू कट जाती है, और हमें जो मान है औसत मान 0 के रूप में प्राप्त हो जाता है। अतः हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा है एक संपूर्ण चक्र में औसत मान इसका 0 होता है, और अर्ध चक्र में इसका जो मान है 0.637 i0 के रूप में प्राप्त होता है।